मैं इश्मदन आप सभी का स्वागत करता हूँ। औषधि और पशु वाला टॉपिक पूरा हो गया है। कल से हम मुर्गी पालन वगैरह पढ़ना शुरू करेंगे, तो आज अपन कुछ प्रश्न हल कर लेते हैं, ठीक है ना। आ जाएंगे सभी अभ्यर्थी, सब खुश रहें, आबाद रहें, जिंदाबाद रहें, हंसते खेलते गाते रहें, ठीक है ना। चलिए भाई, सभी जो है वो इसी वीडियो के नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस लिंक में जाएँ, मोर पे क्लिक करेंगे, यशवंत सर का लिंक आएगा, उस लिंक के माध्यम से आपका ऐप जो है वो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। और ऐप डाउनलोड होने के बाद में जो है आपको उससे ये लाभ होगा कि ऐप डाउनलोड होने के बाद में आपको बहुत सारा फ्री कंटेंट मिल जाएगा। इसी वीडियो के नीचे यशवंत सर का लिंक दे रखा है, उसके माध्यम से आप ये कर सकते हैं। साथ में ही आपको जो है वो लिंक डाउनलोड होने के बाद में आप वहाँ से वो आपसे पूछेगा कि ऐप डाउनलोड होने के बाद में कि सिलेक्ट और कैटेगरी में आप स्टेट एग्जाम सेलेक्ट करें, राजस्थान सेलेक्ट करें, RSMSS भी सिलेक्ट करें और अपना शाम बैच ले लें। 6 दिसंबर से उसकी क्लासेस, चुनावों के बाद में क्लासेस चालू कर देंगे, ठीक है। Y714 कोड लगा करके आप अपना बैच आपके अंडर कर सकते हैं, Y714 बैच लगा करके, ठीक है। चलें कोड लगा करके तो प्रश्न हल कर लेते हैं। पशुओं की उम्र बताएं। पशुओं की आयु ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा, आंसर दें। पशुओं की आयु ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, आंसर दें। पशु की आयु ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। पशुओं की आयु ज्ञात करने का सबसे बेहतरीन तरीका कौन सा है, आंसर दें। पशुओं की आयु ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। पशुओं की आयु ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, तो पशु की आयु दांतों से पशु की आयु आसानी से ज्ञात की जा सकती है। सींगों के माध्यम से, सींगों के छल्ले जो होते हैं, पहला दूसरा तीसरा छल्ला जो होता है, उससे भी आयु ज्ञात, शारीरिक दशा देख कर भी, वैसे सब कुछ देख करके आयु ज्ञात की जा सकती है, लेकिन दांतों से आसानी से जो है वो आयु ज्ञात की जा सकती है पशुओं की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बछड़े के सभी अस्थायी अग्रचर्वण दंत निकल आते हैं, बताएं भाई, आंसर दें, बताएं भाई। बछड़े में सभी अस्थायी अग्रचर्वण दंत निकल आते हैं 7 दिन में, 14 दिन में, 21 दिन में, 1 माह में। बताएं भाई, अग्रचर्वणक दंत निकल आते हैं, आंसर दें। बछड़े के सभी अस्थायी अग्रचर्वणक दंत निकल आते हैं, आंसर दें। 7 दिन में, 14 दिन में, 21 दिन, 1 माह के अंदर जो है वो बछड़े के दंत निकल आते हैं भाई, 1 माह के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय गायों में यौन अवस्था होती है, आंसर दें। भारतीय गायों में यौन अवस्था होती है, आंसर दें। अब देखो, रास्ते में चुनाव चल रहे हैं अपने ना, 25 दिसंबर को अपना चुनाव की जो तारीख है, 25 नवंबर को चुनाव है, सॉरी, और 3 दिसंबर को रिजल्ट आ जाएगा। 25 नवंबर को अपने चुनाव है और Disember 3 को रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद 10, 12, 15 तारीख तक नई गवर्नमेंट जो है वो आपके 4 से लेकर 15 तक नई गवर्नमेंट शपथ ले लेगी और लगभग जनवरी के अंदर सुचारू रूप से काम करना शुरू हो जाएगा। उसके बाद क्योंकि मई में लोकसभा चुनाव है, तो कोई भी सरकार आएगी तो वादा पूरा करेगी, चाहे कांग्रेस आए चाहे बीजेपी आए अपने, है ना। तो अपने ही लोग हैं, कोई पराया कोई नहीं है ना। पर लेकिन लोकतंत्र में आपको चुनने का स्वभाव आपको दिया जाता है, चुनाव का स्वभाव दिया जाता है, तो चुनाव, उसके तहत आप चुनाव कीजिए। आपकी जो भी गवर्नमेंट है, जो उसको चाहते हो आप लोग, है ना, आप अपनी ताकत का इस्तेमाल करें, वोट जरूर दें। तो जनवरी के अंदर, क्योंकि मई के अंदर फिर लोकसभा चुनाव है, तो बहुत सारी गवर्नमेंट आप में इंप्रेशन जमाने के लिए बहुत सारी वैकेंसीज निकालेगी। उन्हीं के अंदर चाहे कॉपरेट बैंक की वैकेंसी हो, कोऑपरेटिव बैंक की वैकेंसी हो, चाहे पशु परिचर की वैकेंसी हो, पशु परिचर की वैकेंसी हो, चाहे सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी हो, ठीक है ना, चाहे टीचर ग्रेड की वैकेंसी हो, ठीक है ना, बहुत सारी वैकेंसीज निकलेगी। तो पशु परिचर की वैकेंसी जनवरी फरवरी में आपकी वापस फॉर्म रीओपन हो जाएंगे और शायद फरवरी लास्ट या फरवरी लास्ट या मार्च फर्स्ट वीक तक आपके फॉर्म भरवा लिए जाएंगे और आपका जो है वो डेट घोषित कर दी जाएगी एग्ज़ाम की। तो तैयारी रखो, एग्ज़ाम भी होगा। देखो तारीख निकल गई, दिवाली निकल गई, ये 25 नवंबर भी आ जाती है, आज 22 तारीख तो हो ही गई, है ना। उसके बाद जो है 3 दिन बच्चे हैं, फिर 6, समय निकलते देर नहीं लगती। तो फटाफट अपना शाम बैच लें और अपनी तैयारी चालू कर दें। शाम बैच लें, कुछ भी बैच लें और तैयारी शुरू करें, ठीक है ना। सही समय है तैयारी करने का। तो 24 माह के अंदर ये इसकी यौन अवस्था होती है। यौन अवस्था में प्यूबर्टी मतलब वो अब जनन करने के लिए तैयार है, ठीक है ना, वो उसे क्या कहते हैं, यौन अवस्था कहते हैं। तो पशु परिचर का जो है लें बैच। मादा पशु के मध्यकाल के प्रारंभ होने के कितने घंटे बाद गर्भित हो जाती है, 12 घंटे बाद में, है ना। मध्यकाल प्रारंभ होने के 12 घंटे बाद में गर्भित हो जाती है। भेड़ की खिरी नस्ल पाई जाती है, आंसर दें। भेड़ की खिरी नस्ल पाई जाती है, आंसर दें। भेड़ की खिरी नस्ल पाई जाती है, उत्तर दें। भेड़ की खिरी नस्ल पाई जाती है, आंसर दें।
भेड़ की खेरी नस्ल पाई जाती है, उत्तर दें, क्लास को शेयर कर दें। भेड़ की खेरी नस्ल पाई जाती है, जोधपुर, नागौर और पाली के अंतर्गत पाई जाती है भेड़ की खेरी नस्ल। खेरी है, चोकला है, नाड़ी है, मगरा है, ठीक है ना, चोकला है, नाड़ी है, मगरा है, ठीक है ना, खेरी है ही, ठीक है। ये सब की सब जो है वो नस्लें हैं। अविका कवच योजना संबंधित पशु है, आंसर दे। अविका कवच योजना से संबंधित पशु है, उत्तर दें। अविका कवच योजना से संबंधित पशु है, आंसर दें। अविका कवच योजना से संबंधित पशु है, उत्तर दें। तो भेड़ जो है वो अविका कवच योजना से संबंधित पशु है भाई, है ना, भेड़। 2019 के अनुसार भारत में ऊन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, बताएं भाई। ऊन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है। ऊन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, बताएं भाई। ऊन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान, तो ऊन उत्पादन राजस्थान का पहला स्थान है ना, बीकानेर। ऊन उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है। नाना प्रकार की भेड़ें होती हैं, मरुस्थलीय जलवायु है, तो पशुपालन भी अधिक होता है, और इस तरह का पशुपालन होता है कि जो अर्थव्यवस्था में आर्थिक रूप से किसानों को जो सपोर्ट कर सके। तो भेड़ों की मगरा है, चोकला है, खेरी है, नाड़ी है, कई सारी किस्में जो है यहाँ होती हैं, ठीक है, ओके। निम्नलिखित में से कौन सी एक गोवंश की नस्ल नहीं है, थारपारकर, गिर, काकरेज, मुर्रा, आंसर दें। कौन सी एक गोवंश की नस्ल जो है वो नहीं है, आंसर दें। गोवंश की नस्ल नहीं है, आंसर दें। कौन सी एक गोवंश की नस्ल नहीं है, आंसर दें। थारपारकर, गिर, कांकरेज, मुर्रा। तो मुर्रा जो है वो गोवंश की नस्ल नहीं है। मुर्रा जो है वो गोवंश की नस्ल नहीं है, ठीक है ना। मुर्रा की बात कर लें, भैंस की बात कर लें, भैंस जो है वो गोवंश की नस्ल नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। मतलब मुर्रा जो है वो भैंस की नस्ल है। बाकी थारपारकर, गिर, कांकरेज जो है वो अराठी भी कह सकते हैं यहाँ पर, वो गोवंश की नस्ल है। श्री मल्लीनाथ का पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, आंसर दें। मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, उत्तर दें। मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। बताएं भाई। बताएं भाई। तो यहाँ पर तिलवाड़ा बाड़मेर, ठीक है ना, तिलवाड़ा बाड़मेर, ठीक है ना। तिलवाड़ा बाड़मेर जो है वो एक इंपॉर्टेंट है। मल्लीनाथ पशु मेला जो है वो तिलवाड़ा बाड़मेर के अंतर्गत है, ठीक है ना। प्रमुख पशु मेला है, पुष्कर में बढ़ता है, झालरापाटन, चंद्रभागा है, परबतसर है, अपने तेजाजी पशु मेला है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल सुमेलित नहीं है, आंसर दें। निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल सुमेलित नहीं है, आंसर दें। निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल सुमेलित नहीं है, आंसर दें इस चीज़ का। निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल सुमेलित नहीं है, बताएं। तो यहाँ पर खेरी बकरी, खेरी बकरी लोहिया है, बारबरी है, ये बकरी है। खेरी तो क्या होती है, भेड़ होती है आपके ना, भेड़ होती है। निम्नलिखित में से कौन सा नस्ल सही सुमेलित नहीं है, लोही, भैंस, कांकरेज, गोवंश, बरबरी बकरी, चौनाथर भेड़। चौनाथर भी भेड़ होती है, चोकला, मगरा, चौनाथर, नाड़ी, खारी, खेरी, बताएं भाई, आंसर दें। तो लोही जो है, ठीक है ना,
लोही जो है वो भैंस, ठीक है ना, लोही जो है वो क्या कहलाएगी आपके, भैंस कहलाएगी भाई, ठीक है ना। लोही भैंस की नस्ल है, लोही बकरी की नस्ल है। मुर्रा वगैरह भैंस की, हरियाणी मुर्रा वगैरह बकरी की लोही है, बारबरी जमुनापरी है ना, ये बकरी की नस्ल है, तो ये गलत है। सर्रा रोग संबंधित, तीव्र सा रोग संबंधित है, बताओ भाई, सर्रा रोग तीव्र सा रोग संबंधित है। आंसर दें इसका, परफेक्ट आंसर दें, क्या होगा। ठीक है, ऊंट से, ठीक है ना, ऊंट से, ठीक है ना, ऊंट में ये रोग होता है, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं अपन, आ जाए। कुछ अन्य तथ्य आज लेके आऊँ आपके लिए, वो पढ़ते हैं। कुछ अन्य तथ्यों के साथ अपन आगे बढ़ते हैं क्लास में, कुछ और भी एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, है ना। पशुपालन के महत्वपूर्ण तिथियाँ, कल अपन नया मुर्गी पालन का नया टॉपिक चालू करेंगे, लेकिन पशुपालन राजस्थान में क्यों महत्व है उसका, इसके बारे में हम जानते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पशुपालन की महत्वपूर्ण भूमिका है। राजस्थान की प्राकृतिक परिस्थितियाँ पशुपालन के अनुकूल है भाई। राजस्थान में 61.11% जो है वो क्या है, मरुस्थल है, ठीक है ना। सिंचाई की व्यवस्था तो अब आई है, लेकिन फिर भी मौसम की मार की वजह से फसलें खराब होती है। और राजस्थान में 61.11% जो है वो मरुस्थल है, तो फसलें भी इतनी अच्छी नहीं हो पाती। इंदिरा गांधी नहर से फर्क तो पड़ा, लेकिन फिर भी एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन लोगों की आमदनी का एक मुख्य जरिया है, एक महत्वपूर्ण जरिया है। उसके माध्यम से लोग जो है वो महत्वपूर्ण रूप से जो है वो अपनी आजीविका चला सकता है, क्योंकि 61.11% में तो मरुस्थल ही है। इसलिए यहाँ पर प्राकृतिक परिस्थिति ऐसी पाई जाती है कि लोग पशुपालन अधिक करते हैं, और वेस्टर्न राजस्थान में अपन देखते हैं कि पशुपालन सर्वाधिक होता है, ठीक है ना। पश्चिमी राजस्थान में पशुपालन मुख्य उद्यम है, क्यों है, क्योंकि मरुस्थल है, और मरुस्थल के अंदर इससे अच्छा कोई उपाय ही नहीं है, ठीक है ना। और ऐसे पशु पाले जाते हैं जो इस परिस्थिति में रह सकें। वर्तमान में पशुपालन का व्यापारिक स्वरूप महत्वपूर्ण हो गया है। आज की तारीख में लोगों की इनकम बढ़ी है, तो लोगों में प्रोटीन डाइट का और अच्छा संतुलित आहार लेने का जो है जज्बा बढ़ा है, ठीक है ना। दूध भी पीते हैं लोग, अंडे भी खाते हैं लोग, मांस मछली खाने का शौक रखते हैं। साथ में ही इनके उत्पाद जो है, आज काऊ डंग का बहुत उपयोग हो रहा है। काऊ डंग गोबर जो होता है ना, शुद्धता के लिए उपयोग कर रहे हैं लोग, पूजा पाठ के अंदर उपयोग करते हैं, गौमूत्र का उपयोग करते हैं। साथ में ही ऊन का उपयोग है, ठीक है ना, भेड़ के माध्यम से, ठीक है ना। इनके चमड़े का भी उपयोग है जूते वगैरह बनाने के लिए। इनकी हड्डियों का भी उपयोग है दवाइयाँ बनाने के लिए। तो कुल मिलाकर के 5 उंगलियां घी में है, तो पशुपालन बहुत अधिक होता है व्यापारिक दृष्टि से भी। पशुओं से प्राप्त पदार्थ दूध है, मांस है, ऊन है, खाल है, हड्डियां है, देशी खाद आदि। देशी खाद ऑर्गेनिक का बहुत चलन चल रहा है आजकल, ठीक है ना, कि ऑर्गेनिक फूड होना चाहिए, ठीक है ना। ऑर्गेनिक फूड किससे उगेगा भाई, देसी खाद से ऑर्गेनिक फूड होगा। हड्डियाँ दवाई में काम आती है, खाल का उपयोग बैग बेल्ट और जूते बनाने में, ऊन का उपयोग कपड़े बनाने में, मांस का उपयोग खाने में, ठीक है ना। आजकल लोग मांस मछली ज़्यादा खाते हैं। प्रोटीन युक्त भोजन तब करता है व्यक्ति जब पैसा होता है, और आजकल प्रोटीन युक्त भोजन जो है वो बहुत अधिक जो है वो चल रहा है। क्यों चल रहा है, क्योंकि पैसे हैं लोगों के पास में, ये मानना पड़ेगा आपको, ये स्टैटिक्स है, ठीक है ना। और दूध का उत्पादन, दूध बहुत उपयोगी है, बहुत ही पूर्ण आहार माना जाता है दूध को। विशेषकर दूध की मांग तेजी से वृद्धि हुई है लगातार, और इसकी मांग को पूरा करने के लिए पशुधन लोग अधिक से अधिक संख्या में पाल रहे हैं, और एक अच्छा बिजनेस बन गया जिनसे किसानों की आजीविका चल रही है। लोग खेती से इतना नहीं कमा पाते हैं, जिससे इससे ज़्यादा लोग कमा लेते हैं किसमें, इनकम करके कमा लेते हैं, ठीक है। चलें भाई, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर राज्य में पशुपालन का महत्व, राज्य में पशुपालन का महत्व, राज्य में पशुपालन का महत्व क्या है। पशुपालन शुष्क व अर्धशुष्क प्रदेशों में आजीविका का महत्वपूर्ण साधन है भाई। थार का रेगिस्तान है, ठीक है ना। ये कृषि कार्यों के साथ गौण उद्यम के रूप में भी किया जाता है। कृषि कार्य के साथ असल में एनिमल हस्बेंड्री जो है वो छोटे सीमांत किसान जो है,
या बड़े किसान आज तो सब करते हैं, कि छोटे सीमांत किसान के लिए बहुत जरूरी है। 2 से 3 हेक्टेयर की अगर जमीन आपके पास में 5 से 6 बीघा खेत है, तो लोग अक्सर जो है पशुपालन पर निर्भर होता है। कृषि कार्यों में पशुधन का उपयोग होता है, तो हर एक किसान के पास पशुधन तो होता ही होता है, जो बड़ा किसान हो उसके पास भी होता है, ठीक है ना। इसके और भी नाना प्रकार के उपयोग है, ठीक है ना। साथ में डेयरी उद्योग के विकास से दूध देने वाले पशुओं का पालन अधिक होने लगा है, क्योंकि यह आय का उत्तम साधन है। दूध की मांग बहुत बढ़ रही है, तो आप अच्छी खासी अपनी इनकम कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है ना। अच्छी खासी जो है कमाई को बहुत अधिक एक नेक्स्ट लेवल पर जाकर के बढ़ा सकते हो आप लोग। राज्य की जलवायु भेड़ बकरी पालन हेतु उपयुक्त होने से यहाँ भेड़ पालन अधिक होता है। इनके मांस तथा ऊन द्वारा पर्याप्त आय होती है, ठीक है ना। मांस और ऊन द्वारा पर्याप्त आय होती है, तो भेड़ बकरी मांस की बहुत चलन आ गया है खाने का। साथ में इनके ऊन से कपड़े बनते हैं, तो अच्छे लेवल के, तो अपने लगातार कपड़ों की मांग भी बढ़ती जा रही है। अब लोगों के पास असल में पैसे आ गए हैं, देखो ये बात तो माननी पड़ेगी। आप बाजार में जाके देखोगे सामान भरा पड़ा है ना भाई। डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। डिमांड ही नहीं होती थी, सप्लाई भी नहीं होती थी पहले। 1992 93 94 में कहाँ मिलते हैं सामान इतने, लेकिन अब देखो भरे पड़े हैं बाजार। चाहे इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे खाने के सामान हो, चाहे पहनने का सामान हो, हर एक की भीड़ लगी पड़ी है। कारों देखो तो भरी है, बाइक देखो तो भरी, क्योंकि डिमांड बहुत है। डिमांड कब क्रिएट होती है, जब सप्लाई बहुत है। सप्लाई कब क्रिएट होती है, जब डिमांड होती है। डिमांड कैसे जनरेट होती है, पैसे, जिसका मतलब लोगों के पास पैसे आए हैं, ये तो मानना पड़ेगा। अब ये गीत गाने की जरूरत नहीं भारत के अंदर, अकेले होती तपला मकान दे दो हमको, है ना। बहुत दिन नहीं रहे, गरीब तो हर एक युग में रहे और रहेंगे भी, लेकिन अब लोगों के पास पैसे की मात्रा बढ़ी और ये मानना पड़ेगा, है ना। खुद को गरीब घोषित करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। बहुसंख्यक के पास अब पैसा है, लोग खरीदारी कर रहे हैं आजकल, इसलिए मार्केट में इतना सामान है। लोग जो है वो गरीबी रेखा से निम्न मध्यम वर्ग की तरफ जा रहे हैं, और निम्न मध्यम वर्ग वाले उच्च मध्यम वर्ग की तरफ जा रहे हैं लगातार, ठीक है ना। एक मध्यम वर्ग का एक बहुत बड़ा समूह अब देश में और दुनिया में तैयार हो रहा है भारत के रूप में। राज्य की जलवायु में भेड़ बकरी का पालन अच्छा होता है, बता चुका हूँ मैं आपको। भार वाहक के रूप में पशुओं का प्रचलन विशेषकर राजस्थान में ऊँट का प्रयोग होता है, और मरुस्थलीय प्रदेशों में सर्वाधिक पाया जाता है। भाई ऊँट के कई सारे उपयोग हैं, ठीक है ना। उनमें भारवाहन ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी ऊँट का उपयोग होता है। अब तो ऊँटनी के दूध से जो है बहुत सारी औषधियाँ भी बन रही हैं। और अगर हम बात कर लें, ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर हम बातचीत कर लें, तो ऊँट जो है वो महत्वपूर्ण पशु हो चुका है। रेगिस्तान का जहाज भी है। पशुओं के चमड़े व खालों से प्राप्त होते हैं, जिन पर चर्म उद्योग विशेषकर जूते बनाने के लिए विदेशों तक जाती हैं। जो चमड़े हैं वो तो पशु जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। प्रदेश में कुल जो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। पशुधन जनसंख्या 2019 में 20 पशु गणना के अंदर 5,67,5,67,66,76,76,000 कुल थी। राजस्थान का घनत्व, पशु घनत्व कितना है, 1 गुणंतर 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर 169 पशु पाए जाते हैं। सर्वाधिक पशु जो है वो अपने पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत पाए जाते हैं, ठीक है, ठीक है। राजस्थान में 75.13 जनसंख्या, अंत अधिकांश जनसाधारण की जीविका कृषि व पशुपालन पर निर्भर करती है। राज्यों को पशुपालन का व पशु उत्पादन प्रसंस्करण से लगभग 9 से 10% राजस्व की प्राप्ति होती है, ठीक है। राजस्थान को राजस्व रेवेन्यू जो है वो 9 to 10% प्राप्त होता है। और राजस्थान की जनसंख्या अधिकतर ग्रामीण है, इसका मतलब खेती पर निर्भर करती है। और कोई भी जनसंख्या अगर खेती पर निर्भर करेगी, तो ऑटोमेटिक वो पशुपालन पर भी निर्भर करेगी। ऑटोमेटिक है कि वो पशुपालन पर भी क्या करेगी, निर्भर करेगी, ठीक है। तो पशुपालन भी हो रहा है। और रेवेन्यू जो है राजस्थान का, राजस्व प्राप्ति 9 से 10% पशुपालन से हो रही है। तो पशुपालन एक बहुत ही महत्वपूर्ण, राजस्थान में देखा जाए तो प्राकृतिक परिस्थितियाँ इतनी विपरीत है कि वहाँ पर पशुपालन अपने आप में किसानों की, छोटे किसानों की आजीविका के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय बन जाता है, ठीक है ना। और फिर डिमांड भी है, अच्छे दूध की डिमांड है, अंडों की डिमांड है, मांस की डिमांड है, कपड़ों की डिमांड है। और ये सब डिमांड जो है वो आपको पशुपालन से होगी। तो एक अच्छी और इज्जतदार कमाई करता है किसान इसके माध्यम से, जो कि बहुत उपयोगी है बेरोजगारी के बढ़ते इस दौर के अंदर, है ना। और राज्य की अर्थव्यवस्था में 10% तक का योगदान दिया जाता है ना। ग्राफिक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये ग्राफ बताया गया है। 27% गोट शीप, 13% है, बफेलो 20% और कैटल 35.94%। लाइव स्टॉक पॉपुलेशन 2019 के हिसाब से। साथ में ही आंकड़े दिए गए हैं पशुधन उत्पादन के, कि दूध का उत्पादन जो है उत्तर प्रदेश में द्वितीय, राजस्थान के अंदर अंडा उत्पादन के अंदर, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश 11वें स्थान पर राजस्थान है अंडा उत्पादन में। ऊन उत्पादन में राजस्थान जो है प्रथम स्थान पर है। मांस उत्पादन में राजस्थान उत्तर प्रदेश के बाद में 13वें स्थान पर है। मछली उत्पादन में राजस्थान 20वें स्थान पर। और लगातार जो है वो अब इसका काउंट और नंबर बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। तो एक छोटा सा शॉर्ट नोट भी था, इसको मैं डाल दूंगा मेरी कम्युनिटी पर। अगर आपको मेरी कम्युनिटी पर जाना है तो इसी वीडियो के नीचे जाओ आप, ठीक है ना। इसी वीडियो के जैसे आप नीचे जाओगे
इसी वीडियो के आप इसी वीडियो के अगर आप नीचे जाओगे, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, इसी वीडियो के अगर आप नीचे जाओगे तो आप मोर पे क्लिक करोगे, नीचे स्टूडेंट सर का लिंक आएगा, उस लिंक पे क्लिक करोगे तो अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ऐप डाउनलोड होगा वो आपसे सिलेक्ट योर कैटेगरी पूछेगा, सिलेक्ट योर कैटेगरी में जाकर के आपको स्टेट एग्जाम सेलेक्ट करना है और आपको राजस्थान सेलेक्ट करना है, और राजस्थान सेलेक्ट करने के बाद में आपको राजस्थान महापैक सेलेक्ट करना है। अभी महापैक पे महा ऑफर चल रहा है, बहुत ही शानदार है। इस महापैक के अंदर सभी एग्जाम आ जाएंगे आपके, क्योंकि जब चुनाव खत्म होते ही लोकसभा चुनाव है, और लोकसभा चुनाव के अंतर्गत Y714 कोड लगा करके आपको अप्लाई करना है। 975 रुपये का आपको महापैक पड़ेगा, 975 रुपये का आपको क्या पड़ने वाला है, महापैक पड़ने वाला है। Y714 कोड का इस्तेमाल करके, Y714 कोड का इस्तेमाल करके इसमें RMSS भी कंप्लीट एग्जाम, RPSC कंप्लीट एग्जाम, CET 10+2, CET ग्रेजुएशन लेवल, LDC, कांस्टेबल, सभी एग्जाम आ गए। पशु परिचर आ गया, कोऑपरेटिव बैंक आ गया, EMRS आ गया, सब एग्जाम आ गए आपके इसमें, ठीक है ना। और इन सब एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए केवल एक 975 डबल वैलिडिटी के साथ में 24 महीने के लिए, तो खुद भी तैयार हो जाओ, खुद भी सिलेक्ट हो जाओ, अपने भाई बहनों को भी सिलेक्ट कर दो। तो आज ही ये बैच खरीदें, ठीक है। तो खुश रहें, आबाद रहें, जिंदाबाद रहें, हंसते खेलते गाते रहें। धन्यवाद।